हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंजलि। तो आज हम करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है हमारी एजुकेशन एंड सोसाइटी से। चैप्टर नंबर 9 है, बट ये इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं पहले करा रही हूँ। जो कोठारी कमीशन है, हम पढ़ेंगे कोठारी कमीशन के बारे में, जो 1964 से 1966 के बीच में आया था। तो सबसे पहले ये भारत सरकार ने 14 जुलाई 1964 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रथम प्रधान प्रोफेसर DS कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति की थी। अब शिक्षा आयोग जहाँ पर शिक्षा से रिलेटेड, एजुकेशन से संबंधित जो भी कार्य, जो भी नियम, सिद्धांत, प्रावधान लागू होते हैं, शिक्षा आयोग के अंतर्गत आते हैं। तो DS कोठारी की अध्यक्षता में किया गया था, इसलिए इसको कोठारी कमीशन कहा जाता है। नेक्स्ट, सदस्यों की संख्या, इसमें 14 सदस्य हैं, जिसमें से 9 तो भारतीय हैं और 5 विदेशी हैं। उद्घाटन समारोह, अब इसका उद्घाटन समारोह के बारे में देखेंगे। जिसे 20 अक्टूबर 1964 नई दिल्ली विज्ञान भवन में इसका उद्घाटन समारोह किया गया था। शिक्षा व्यवस्था स्तरों में उन्नति के लिए जो ये आयोग है, ये कमीशन है, कोठारी कमीशन, ये लागू किया गया था। जो हमारे शिक्षा स्तर है, एजुकेशन है, उसको किस तरीके से उन्नत किया जा सकता है, बढ़िया किया जा सकता है। उसके बाद है आयोग की जांच के विषय। अब आयोग की नियमित जांच होनी चाहिए, क्या सुधार किए गए हैं, क्या है, तो वो किन विषयों पर आधारित होते हैं, सिद्धांतों पर आधारित होते हैं, पक्षों पर नीतियों पर, क्या क्या नीति लागू की गई है, तो इन सब पर जो है ये लागू होते हैं और इनकी जांच की जाती है। उसके बाद में है आयोग के सुझाव व सिफारिशें। अब आयोग के सुझाव क्या क्या हैं और सिफारिशें क्या क्या हैं। जो सुझाव होते हैं वही सिफारिशें होती हैं कि हाँ, हमें ये सुधार करने चाहिए। जैसे सामाजिक सुधार करना चाहिए। अब बच्चों के अंदर सोशल डेवलपमेंट करना चाहिए, सोशल वैल्यूज़ डेवलपमेंट करनी चाहिए। बच्चों के अंदर नैतिकता आनी चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए। आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना, इसलिए जो सब्जेक्ट है एक रिलीजन सब्जेक्ट भी है, ये अपनी धार्मिक सत्ता से कोई भी एक हम सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं हिंदी इंग्लिश के अलावा। तो ये भी प्रावधान इसके अंदर किया कि बच्चा जो है अपनी पसंद से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है। एक तो इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, इसके अलावा एक और लैंग्वेज, जिसे त्रिस्तरीय भी बोला जाता है। उसके बाद में है शिक्षा का राष्ट्रीय लक्ष्य। अब जो शिक्षा है, एजुकेशन है, उसका राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है। शिक्षा व उत्पादन, अगर बच्चा पढ़ेगा तभी कुछ प्रोड्यूस करेगा, जब भी कुछ उन्नति हो सकती है, लर्निंग विद डूइंग। उसके बाद में है सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता। बच्चा सोशल होगा, अगर सोशल होगा तो उसमें राष्ट्रीय एकता की भावना आएगी, सबके साथ में सामंजस्य बना पाएगा। उसके बाद में है शिक्षा एवं प्रजातंत्र की सुदृढ़ता। अब शिक्षा बच्चों को मजबूत बनाती है, प्रजातंत्र में उसको सुदृढ़ बनाएगी, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख पाएगा बच्चा। उसके बाद है शिक्षा व आधुनिकता। अगर बच्चा शिक्षित होता है, एजुकेटेड होता है, तो उसमें अधिक आधुनिकता आएगी। वो क्या कहते हैं, नई नई चीज़ों का विकास करेगा, जैसा नए डेवलपमेंट हो रहा है उसके साथ में प्रगति करेगा, पिछड़ा नहीं रहेगा। तो ये तो हो गए शिक्षा की सिफारिशें, राष्ट्रीय लक्ष्य। उसके बाद में है शैक्षिक अवसरों की समानता। अब शिक्षा के अवसरों की समानता के बारे में देखेंगे हम कि क्या क्या समानताएं हैं उसमें। तो जैसे निःशुल्क शिक्षा। अब निःशुल्क शिक्षा के अंदर आता है बच्चों को अब सभी बच्चों को शैक्षिक अवसरों की समानता देनी है, चाहे वो अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, चाहे वो गरीब है, अमीर है, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए। तो सबसे जो पहली समानता है वो यही होनी चाहिए, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, किसी एक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। जैसे कि अब गवर्नमेंट स्कूल में 1st to 8th तक के बच्चों को
फ्री शिक्षा दी जाती है, फ्री एजुकेशन दी जाती है। तो इससे क्या होगा कि उनको किसी एक स्तर तक बच्चा पढ़ पाएगा, उसके बाद में भी पढ़ सकता है। लेकिन अगर जो इनके पास गरीब हैं, पैसे नहीं है, तो उनको एटलीस्ट 8 तक 8वीं कक्षा तक बच्चा शिक्षा को ग्रहण कर पाएगा। तो उन 8वीं कक्षा तक बच्चों को नैतिक मूल्य इन सब का विकास होगा। शिक्षा के खर्चों में कमी। अब शिक्षा के खर्चों में कमी की गई। बच्चों को स्कूल किताबें जो है स्कूल से प्रोवाइड की जाने लगी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके एक्टिविटीज़ जो है वो बच्चों को घर ऐसे प्रोविज़न्स दिए गए कि बच्चा जो है स्कूल में ही एक्टिविटीज़ करे, तो खर्चे कम हो जाएंगे उनके। छात्रवृत्ति की व्यवस्था। अब बच्चों के मनोबल को बढ़ाने के लिए, शिक्षा की तरफ अग्रसर करने के लिए छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गई, जिससे बच्चे को स्कॉलरशिप पाने के लिए ही बच्चा पढ़े और अच्छे अंक लेकर आए। उसके बाद में है विद्यालय शिक्षा का विस्तार किया गया। पहले जो है 10 तक ही विद्यालय में शिक्षा थी। उसके बाद 12 जो है वो 10 12 11 12 जो है वो कॉलेजेस में होती थी, लेकिन अब 12 तक ही स्कूली शिक्षा की गई कि विद्यालय में बच्चा 12वीं कक्षा तक तो पढ़ेगा ही। विद्यालय पाठ्यक्रम को बढ़ावा दिया गया। पाठ्यक्रम में सारे मूल्यों को लाया गया, जिससे बच्चा 12वीं तक ही सारे गुणों को जो भी उसको पढ़ना है, उसकी स्किल्स डेवलपमेंट हो सके, वो सारी पाठ्यक्रम में प्रोवाइड किया जाने लग गया। उनकी स्कूली शिक्षा बुक्स में प्रोवाइड किया जाने लगा। उसके बाद में है विद्यालय प्रशासन और निरीक्षण। विद्यालय की जो प्रशासन है और निरीक्षण है उसको बढ़ावा दिया गया, उसको उन्नत किया गया, अच्छा किया गया। कि जैसे उच्च शिक्षा की वृत्तियाँ बोर्ड, जैसे केंद्र सरकार पर राज्य सरकार है, इन सब ने जो है विद्यालय के प्रशासन को बढ़िया किया गया, बढ़िया करा। उसके बाद में है शिक्षण विधियाँ और मार्गदर्शन मूल्य। अब शिक्षण विधियों में इम्प्रूवमेंट की गई है कि किस तरीके से शिक्षित बच्चों को पढ़ाया जाएगा, उनकी स्किल्स किस तरीके से डेवलपमेंट की गई। बच्चे को रट्टाफिकेशन नहीं करानी है, उनकी स्किल डेवलपमेंट करनी है। उनको सिर्फ अंकों तक सीमित नहीं रखना है कि सिर्फ उनको अच्छे अंक लेकर आने हैं, उनकी स्किल्स डेवलपमेंट होनी चाहिए। सिर्फ एक चीज़ में अच्छा ना होकर बच्चे का ओवरऑल सार्वजनिक विकास होना चाहिए। उसके बाद में है उच्च शिक्षा। बच्चे की उच्च शिक्षा के अंदर भी उन्नति की गई कि इसके अंदर जो है केंद्र सरकार के द्वारा नीतियाँ निर्धारित की गई है। राज्य सरकार के द्वारा नीतियों के अनुसार राज्यों में उच्च शिक्षा का आयोजन किया गया कि सभी स्टेट्स में जो है उच्च शिक्षा प्रोवाइड की ही जानी चाहिए। उसके बाद में है उसके बाद में है स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया जाने लगा। पहले जो है स्त्री शिक्षा को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं दिया गया था। स्त्रियों को पढ़ाना इतना ज़रूरी नहीं माना जाता था, और सिर्फ यही था कि मतलब स्त्रियों को घर में रखना है, उनको पढ़ाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उनको घर की 4 दीवारी के अंदर रखना। लेकिन नहीं, जैसे ही जो है विद्यालयों के अंदर फ्री शिक्षा का प्रावधान किया गया, तो स्त्रियों को भी शिक्षा के लिए बढ़ावा मिला। उनके विषयों में, लड़कियों गर्ल्स के विषयों में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स रखे गए जिससे उनको घर के काम में भी आसानी हो, जैसे कि होम साइंस रखी गई, म्यूज़िक रखा गया। तो इन सब में क्या हो गया, स्त्रियों को शिक्षा के लिए बढ़ावा मिला। उनके लिए, स्त्रियों के लिए सुविधाएं की गई, सुविधाओं का विस्तार किया गया। शिक्षा के लिए स्त्रियों की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे कि सुमनता और सुगृहिणी बन सके। तो इसके लिए स्त्रियों के विषयों के अंदर होम साइंस जैसे सब्जेक्ट डाले गए। उसके बाद में है कृषि शिक्षा। अब कृषि शिक्षा को 3 स्तरों पर विभाजित किया गया: प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा। तो कृषि है, कृषि के लिए कॉलेजेस ओपन किए गए कि अच्छी उन्नति से जो है किसान हैं वो कृषि से रिलेटेड चीज़ों को सीख पाए। कृषि के प्रत्यय व व्यवहारिक ज्ञान के लिए कृषि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई, और कृषि के नवीन कॉलेजों का नवीन ग्रामीण विश्वविद्यालयों से संबंध किया जाने लगा।
मतलब जिससे कि कृषि जो है वो उन्नत हो सके। विज्ञान की शिक्षा, अब विज्ञान की शिक्षा सबसे ज़रूरी है, जिसको बढ़ावा दिया गया। उसके बाद में क्या था, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया गया, जिससे बच्चा जो है विज्ञान की तरफ अग्रसर हो। वयस्क शिक्षा, वयस्क शिक्षा के अंतर्गत है कि जैसे ऐसा नहीं है कि शिक्षा कभी समाप्त होगी। वो शिक्षा का अर्थ यही है कि गर्भ से लेके मृत्यु तक जो भी हम हमारी शिक्षा कभी समाप्त नहीं होती है, ये चलती रहेगी मृत्यु तक। हमारी शिक्षा जो है वो कहीं ना कहीं से हम कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, डेवलप करते रहेंगे। एक एक मोमेंट में हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो इसी के अंदर ही जो है स्त्री वयस्क शिक्षा भी आती है। ये वयस्क जो है वो भी नई नई चीज़ों को सीखेंगे, उनके लिए भी नए नए प्रावधान किए गए। उसके बाद में उसके बाद में है चैप्टर का निष्कर्ष। इस टॉपिक का निष्कर्ष यही है कि शिक्षा के नवीन संगठन, विज्ञान की शिक्षा पर बल दिया गया। त्रिभाषा सूत्र की जो हमारी लर्निंग है उसके अंदर इंग्लिश कंपलसरी कर दी गई, हिंदी कंपलसरी। बच्चे को ये 2 लैंग्वेज तो आनी ही चाहिए। लेकिन अगर बच्चा अपने रिलीजन से रिलेटेड लैंग्वेज भी सीखना चाहता है, पंजाबी सीखना चाहता है, उर्दू, ये सब सीखना चाहता है, तो उसको वो लैंग्वेज भी प्रोवाइड की जाएगी स्कूल्स में। तो ये त्रिभाषा सूत्र संशोधन किया गया। प्रतिभाशाली छात्रों को खोज की गई। अब खोज कैसे की जाएगी, ढूंढेंगे तो नहीं। उनके अंदर एक्टिविटीज़ कराई जाने लगी, एग्ज़ाम किए जाने लगे, और भी प्रावधान किए गए, जिससे कि हम प्रतिभाशाली जिन बच्चों में अच्छी स्किल्स है उसको हम खोज सके, परंतु अधिकांश सुझाव चौंकाने वाले थे। अब इसके अंतर्गत यही है कि और भी सुझाव दिए जा सकते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं एग्ज़ाम में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड मेरे चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।